अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको कल के नॉवेल की पार्ट पसंद आई होगी। तो चलें, मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं स्टार्ट लेती हूँ। हिबा की बात क्यों अलग है बाबा? उसके लहजे में झुंझलाहट थी और ऐसा पहली बार हुआ था। बाबा ने उसे बगौर देखा। आप जाना चाहती हैं अपने बाबा को छोड़कर? हाँ, उसने बाबा के पूरे जुमले को गौर से सुना भी नहीं और वो बिना जुमला सुने हुए हाँ बोल दी। तो फौरन बाबा के चेहरे का रंग बदला। ओके, आप जा सकती हैं। बाबा ने एक नज़र उसके चेहरे पे डाली और फिर नज़रों का जाविया घुमा लिया। इस एक नज़र में कुछ ऐसा था कि वो जो पहली बार बाबा से लड़ी थी, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा कर भी वो खुश ना हो सकी। 3 दिन बाद जब वो जा रही थी तो उसके जाने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था और वहाँ पहुँचने के दूसरे दिन हिबा का फ़ोन आया था। आपी, बाबा का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं बैठती चली गई। किस मुश्किल से वो घर पहुँची ये अलग दास्तान थी। बाबा के एक्सीडेंट में सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था, बाकी अल्लाह के करम से इतनी चोटें ख़तरनाक न थीं। ये क्या कर लिया बाबा? वो उनका हाथ थामे रो रही थी। जब तुम अपने बाबा को छोड़ जाओगी तो तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी में क्या रह जाएगा? तुम्हारे बाबा मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। हिबा और अमान की बात अलग है, उन दोनों के बगैर रह सकता हूँ मगर तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वो भी रोए थे और वो साख्त रह गई थी। अपने बच्चों से सबको मोहब्बत होती है, उन्हें भी थी। अमान और हिबा तक तो वो मोहब्बत नॉर्मल थी, लेकिन उसके साथ ये मोहब्बत नॉर्मल नहीं थी। ज़िंदगी में कोई भी हादसा उसे उनसे अलग कर सकता था, फिर आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। बाबा, आप ही शादी होकर भी तो यहाँ से, आप ही शादी करके भी तो यहाँ से चली जाएंगी, फिर क्या होगा? या फिर आप ही की शादी नहीं करेंगे? अरे वाह, क्यों नहीं करूँगा मैं अपनी बेटी की शादी। जब मेरी शहज़ादी दुल्हन बनेगी तो सब देखते रह जाएंगे। बाबा ने उसका सर अपने कंधे से लगाया था। फिर आप ही रुखसत होंगी तो आप क्या करेंगे? उन्होंने बाबा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपनी बेटी को हरगिज़ रुखसत नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उस लड़के को रुखसत करवा लूँगा। यानी आप ही के शौहर को घर दामाद रखेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। हिबा तो बेअख्तियार हंस पड़ी थी। हाँ ना, मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने उनसे नहीं पूछा था कि वो अमान और हिबा से ज़्यादा उससे क्यों मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो क्यों उससे इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन उस दिन के बाद से वो खौफज़दा रहने लगी थी। हत्ता कि यूनिवर्सिटी जाते हुए भी वो पलटकर उन्हें देखती कि आया वो उन्हें छोड़कर जाए या नहीं। उसके बाद एक और वाक़या हुआ जिसने कील की तरह उसके दिमाग में ठोंक दिया। मुझे बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, वरना बाबा जी नहीं सकेंगे। क्या बकवास कर रही हो? फूफू की आमद हुई थी और काफ़ी महीनों के बाद हुई थी। बस बाबा को देखने अस्पताल आई थी और आज 4 माह के बाद आई थी। क्या बकवास कर दी मैंने? उनके माथे पर सिलवटें पड़ी। सबिहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, प्लीज़। वो दोनों जो किचन से तेज़ी से बाबा के गुस्से भरी आवाज़ पर बाहर आई थी, उन्हें देखकर बाबा बोले, आखिर बुराई क्या है भाई? लड़का भी एमए पास है। इस तरह उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। वो बहन भाई जैसे हैं। ये दोनों बहनें हैं, माँ बाप भी नहीं हैं जैसे इन दोनों के नहीं हैं। वो मेरे ड्राइवर का बेटा है जैसे ये आपके ड्राइवर की बेटियाँ।
शट अप। बाबा गुस्से से कांप गए थे। सबिया आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन लड़कियों की वजह से आप हमारे लिए बहुत ही बुरे हैं भाई। आपने अपने बेटे को, अपनी सगी औलाद को आपने दियारे गैर भेज दिया, मगर इन लड़कियों को सीने से लगाए बैठे हैं, हत्ता कि हमें भी उनके लिए बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो इन्हीं मनहूसों की वजह से इस घर में कदम भी नहीं रखती हूँ। ओह नो, एक मुलाजिम की औलाद यूं इस घर में फिरती है जैसे यही यहाँ की मालिक हो। वो न जाने कब की भड़ास निकाल रही थी। आई से गेट आउट सबिया, बाबा ने मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा था और उनके कमरे से निकलने से पहले ही बाबा धड़ाम से गिरे थे। बाबा, वो दोनों लपक कर उनके पास आई थी। उसने उन्हें सोफे पर बिठाया और हिबा ने वलीद को फ़ोन करके बुलाया। वो घर पर ही था, फ़ौरन आ गया। क्या हुआ था बाबा, ऐसी हालत कैसे हुई? बाबा का चेकअप करने के बाद उसने कहा, फूफू आई थी आज और मेरा कोई प्रपोज़ल लाई थी। कोई प्रपोज़ल? नहीं, अपने ड्राइवर के बेटे का प्रपोज़ल, हिबा जलकर बोली थी। उसी पल बाबा ने आंखें खोलकर उसे देखा। आई एम रियली सॉरी मेरी बेटी, मेरा ख़ानदान आज तक तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। मैं उन्हें कैसे समझाऊं, तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो। बाबा प्लीज़, आप तो बहादुर हैं, फिर ये ज़रा सी बात के लिए इतनी तबीयत ख़राब करने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने गलत तो नहीं कहा, सच ही तो कहा था। हम हैं तो आपके मुलाजिम की बेटियां, आप क्यों ही इतनी टेंशन? शट अप, तुम्हारा बाप मेरा मुलाजिम नहीं था, मेरा दोस्त था, मुझ पर जान लुटाने वाला दोस्त, और आखिर उसने अपनी जान मुझ पर लुटा ही दी। वो हमेशा की तरह अपने उस दोस्त की याद में रोए थे जो उनका दोस्त रास्त था। लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत देना बेटे, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, और फिर अपने बाबा को छोड़कर कभी कहीं मत जाना। बाबा, मैं आपके ख़ानदान वालों की ऐसी बातें सुनकर आप ही से ज़्यादा हर्ट होती हूँ। अगर आप सिर्फ आप ही को ही तसल्ली दिला से देते हैं। हिबा ने मुंह बनाया तो बाबा ने उसे भी साथ लगा लिया और वलीद मुस्कुरा दिया था। फिर हिबा बाबा को कमरे में ले गई। आपी, बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? वो किचन में आई तो वलीद उसके पीछे किचन में चला आया था। वलीद बाबा के दोस्त का बेटा था और इसी इलाके में उनका घर था। वलीद डॉक्टर था और हिबा से उसका रिश्ता तय था। हिबा की हाउस जॉब के बाद ये शादी हुई थी। उसने चाय के लिए पानी रखा था। वलीद के बाबा काशिफ अहमद, फुरकान शाह और बिलाल तारिक तीनों यूनिवर्सिटी में दोस्त थे। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो तीनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। सबसे पहले फुरकान शाह की शादी हो गई थी। काशिफ और फुरकान का ताल्लुक़ अपर क्लास से था। उनके बरअक्स बिलाल एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। पढ़ाई के बाद काशिफ और फुरकान के ताल्लुकात तो बरकरार थे, मगर बिलाल न जाने कहाँ जा छुपा था। और जब फुरकान का 3 साल का बेटा अमान शाह था और जबकि फुरकान शाह का 3 साल का बेटा अमान शाह था, तब बिलाल की उसकी ज़िंदगी में आमद हुई और उसके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आया था। बिलाल फुरकान की उस पर अचानक नज़र पड़ी थी। कहाँ चले गए थे बिलाल तुम तो फिर दोबारा मिले ही नहीं हमसे। वो उसे रूम में ले आया। और सुनाओ, शादी वादी की या नहीं? शादी हो गई, अम्मा और वाइफ दोनों गांव में हैं। मैं जॉब के लिए आया था, सेट हो जाऊंगा फिर उन्हें भी बुलाऊंगा। तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो ना? उन्होंने पूछा तो बिलाल ने इस बात में सर हिला दिया। समझो कि तुम सेलेक्ट हो गए। तुम्हारे ठहरे हुए
لہجے میں کہا، اور ویسے تم ٹھہرے کہاں ہو؟ نہیں فرقان، اس طرح مجھے ایک لفظ بھی نہیں بولو گے، شرافت سے سامان لو اپنا اور میرے گھر چلو۔ پھر وہ زبردستی اسے لے کر گھر آیا اور اپنے گھر کے گیسٹ ہاؤس میں اسے ٹھہرایا۔ زبردستی ہی اس کی اماں اور وائف کو بھی لے آیا تھا، دونوں ساتھ جاتے اور ساتھ آتے تھے۔ وہ بلال کو ڈرائیونگ سکھا رہا تھا، کاشف سے بھی رابطہ تھا ان کا۔ تینوں ایک بار پھر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے اور فرقان شاہ تو شادی کے بعد اب مسکرا رہا تھا، ورنہ نزہت تو اس کی زندگی کا عذاب بن چکی تھی۔ بلال امان سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ تانیہ کے فون پر وہ دونوں آفس سے پلٹے تھے اور اسے لے کر اسپتال جا چکی تھیں۔ جب تک وہ دونوں وہاں سے اسے لے کر اسپتال جا چکی تھیں، امان نزہت کے ساتھ جانا چاہتا تھا مگر وہ اسے لے کر نہیں گئی، خود تو نیچے اتر گئی، امان کو اوپر ہی چھوڑ دیا۔ وہ اس کے پیچھے آنے کے لیے تیزی سے سیڑھی پر سے اتر رہا تھا کہ پیر سلپ ہو گیا، نزہت چلی گئی اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ تانیہ بلال کو بتا رہی تھی، لیکن چند قدم کے فاصلے پر کھڑا فرقان ہرگز بہرا نہ تھا، وہ لب بھینچے رہ گیا۔ نزہت آزاد ماحول کی پروردہ تھی، وہ اکثر برداشت کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا کہ امان کو ماں سے محروم ہونا پڑے۔ 3 دن بعد جب امان کو ڈسچارج کیا گیا تو اس کی ماں بدل چکی تھی۔ نزہت صرف اسے دیکھنے کے لیے 3 بار آئی تھی اور تانیہ نے اسے فقط 3 لمحوں کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑا تھا۔ وہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ فرقان کی آنکھ کھلی، امان رو رہا تھا، وہ تیزی سے روم سے نکلا، اس کی گورنیس اسے بہلا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ امان بابا تانیہ بی بی کے پاس جانے کے لیے رو رہے ہیں، گورنیس نے بتایا اور وہ بھونچکا رہ گیا۔ آؤ میرے پاس آؤ، اس نے امان کو گود میں لیا۔ صبح تانیہ آنٹی کے پاس جانا، ابھی پاپا کے پاس سو جاؤ۔ نہیں ابھی جاؤں گا، وہ رونے لگا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر نیکسٹ پارٹ کے ساتھ ملتی ہوں کل۔ اور میری یہ ناول اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تو ملتی ہوں پھر نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔